गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है। 3 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज हम लोगों को पढ़ना है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, जो हमें दी है FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। हमको FW टेलर ने 9 टेक्निक्स बताई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। आइए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है कि जो भी बड़े काम होते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा काम है, उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और जो भी एक छोटा पार्ट है उस छोटे पार्ट को एक एक्सपर्ट ही हैंडल करेगा ताकि वो उस काम को अच्छे से हैंडल कर पाए। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। टोटली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब देखिए, जब आप कोई भी काम किसी एक ही बंदे से करवाओगे और वो ही एक्टिविटी वो करता रहेगा तो उसको स्पेशलाइजेशन नॉलेज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको बोल भी सकते हैं कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल भी फॉलो किया जाता है। आगे है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। क्योंकि हम हर एक एक्टिविटी के लिए एक अलग एक्सपर्ट रख रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, हम पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे उन एक्सपर्ट्स की एक्सपर्टिज्म का, यानी कि उनकी नॉलेज का अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा काम होता है हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड ईच पार्ट इज असाइन टू एन एक्सपर्ट। और जो हर एक काम होता है वो एक एक्सपर्ट को दे दिया जाता है, वो उसको हैंडल करता है। तो ये हुआ हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप का। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी काम करना है उसका आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हाँ एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। ज्यादा होता है अच्छी बात है, पर एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, कम से बात नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पे हमने हर चीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। यहाँ पर हम हर एक एक्टिविटी को स्टैंडर्डाइज करते हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, उसका एक बेंचमार्क रेडी कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ तक है, इसका लेवल आपको इतना करना ही है। ज्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, पर इतना तो करना ही है, कम नहीं काम चलेगा हमारा। अब देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हर एक एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। आगे देखते हैं। एग्जांपल्स है सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर रॉ मटेरियल, कि आप रॉ मटेरियल कैसे लोगे, कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, उस हिसाब से बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा मशीन एंड टूल्स। किस टाइप की मशीन यूज होगी, किस टाइप के टूल्स यूज होंगे और कितना उनका कैपेसिटी है, किस हिसाब से आप लोग काम करना, उससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स। उस काम को करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो तो वो बताया जा रहा है। और यहाँ है वर्क टू बी डन बाय वर्कर एवरीडे। और मतलब कि जो भी काम कर रहा है वर्कर, उसको बता दिया जाएगा कि एटलीस्ट आपको आज इतना तो काम करना ही है। ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं करना है, एटलीस्ट ये तो आपका स्टैंडर्ड है ही, यहाँ आपको इतना करना है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जो की है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सिंप्लीफाई कर देना, मतलब उसको इजी कर देना। अब यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटीज, साइजेस, वेट्स एक्सेट्रा। मतलब कि कोई भी चीज जिसका फालतू में आपको एक साइज बता रखा है, क्वांटिटी बता रखी है, या फिर और भी उसके एट्रीब्यूट्स अलग अलग तरीके के बता रखे हैं, या जो भी फीचर्स बता रखे हैं, उनको जो चीजें जरूरी नहीं है उनको हमने कट ऑफ कर दिया, उनको हटा दिया हमने। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि शूज बनते हैं, शूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके शूज का साइज होता है। अब अगर आप बनाने लग जाओ 1.25, 1.50, 1.75, अगर ऐसे करके बनाने लग जाओगे तो इस इतनी डिटेल की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस डिटेल को कट ऑफ कर देंगे और सिर्फ उतना ही बनाएंगे जितने की जरूरत है। 1 2 3 स्टैंडर्डाइज मार्क्स हो गए, हाँ ठीक है, इतने में काम चल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज एकदम डिटेल में ही चले जाओ और उसकी वजह से अपना काम फालतू में बढ़ा दो। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो भी फालतू की एक्टिविटीज है, अननेसेसरी एक्टिविटीज है, उनको कट ऑफ करना है। चाहे वो किसी भी टाइप में हो, क्वालिटी में हो, क्वांटिटी में हो, साइज में हो, वेट में हो, जो भी है वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, वो आपको कट ऑफ करनी है। अब नेक्स्ट है हमारा मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं, एक बेस्ट मेथड निकालते हैं, सबसे सुटेबल मेथड निकालते हैं जो कि हमारे को काम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और सबसे बेस्ट तरीका रहेगा जो कि आराम से हमको काम करवा सकता है। ऐसा हमको तरीका
ढूंढना है। अब जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही देख रहे थे तो ही हमने देखा था कि हमको एक ऐसा तरीका ढूंढना है कि जो कि बेस्ट हो, स्टैंड आउट करता हो और हमारा सारा बर्डन कम हो जाए, इजी हो जाए हमारा काम करने का तरीका। तो यहाँ पर उसी की बात चल रही है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसको करने का जो मेथड हो वो बहुत इजी हो और बहुत बेस्ट हो, ताकि हम अपने सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपको बेस्ट तरीका ढूंढना होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी आगे की टेक्निक्स की तरफ। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है मोशन स्टडी। अब ये मोशन स्टडी क्या होती है, मतलब कि कोई भी इंसान जो भी एक्टिविटी कर रहा है काम को करते टाइम, उस पे उसकी नजर रखी जाए कि वो क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है। अब कोई फिजिकली जाके तो देख नहीं सकता, तो यहाँ पर कैमरे का यूज किया जाता है। देखा जाता है कि एक वर्कर कुछ भी काम को करते टाइम क्या क्या एक्टिविटीज करता है। अब अगर उसके ऊपर कैमरा लगा दिया जाएगा, जैसे आज की डेट में सीसीटीवी लोग लगा देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, फालतू की वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करते हैं और सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर हम लोग काम करते हुए नहीं देखे गए तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से वो लोग डर के फिर काम भी करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनके मोशंस को चेक करो, ताकि जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज वो लोग करते हैं काम के टाइम पे, वो सारी चीजें बंद हो जाए। जैसे एक्सेसिव फोन को यूज करना हो गया, आप वेबसाइट्स को बहुत ज्यादा ब्राउज कर लेते हैं लोग, तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी इसकी वजह से। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। कंडक्टिंग द स्टडी ऑफ मोशंस परफॉर्म बाय वर्कर्स एंड मशीन्स व्हाइल डूइंग द जॉब, मतलब आपको मोशन को स्टडी करना है कि वो लोग क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं एक काम को करते टाइम। अब मशीन और वर्कर दोनों की बात की गई है, क्यों, क्योंकि मशीन को चलाने वाले तो वर्कर ही हैं, तो दोनों को देखना कंपल्सरी हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा मूवी कैमरा इज यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी। अब उस टाइम पे तो मूवी कैमरास को यूज किया जाता था, आज की डेट में हम लोग सीसीटीवी कैमरा का यूज कर लेते हैं नजर रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि कोई भी एक्टिविटी जब आप करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लिया जाता है कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे ये काम इतने टाइम में हो जाता है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। अब इस एक्टिविटी को निकालने के लिए लोग क्या करते हैं कि जो भी काम है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सिर्फ आपने तो नहीं किया होगा, और भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तो हर एक इंसान का टाइम भी लिया जाता है कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे इसने कितने टाइम में ये काम को किया है, और वो एक स्टैंडर्ड टाइम को सेट कर दिया जाता है कि हाँ इस एक्टिविटी को करने में लगभग इतना टाइम लग जाता है, तो इसके आसपास होगा तो ठीक है, ज्यादा वेरिएशन होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो ये होता है टाइम स्टडी के अंदर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब कि आपको एक स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करना है कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है किसी एक्टिविटी को करने के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉप वॉच इज यूज फॉर दिस स्टडी। अब इस एक्टिविटी को देखने के लिए लोग क्या करते थे, स्टॉप वॉच का यूज कर लेते थे कि इतना टाइम या इतने सेकंड इसको लग रहे हैं काम को करने में। नेक्स्ट है डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेम वर्क। जैसे कि मैंने कहा कि ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने वो काम किया होगा, तो सबका एक एवरेज निकाल लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हाँ इतना टाइम लगता है इस काम को करने में, तो वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फैटिग स्टडी। अब ये फैटिग स्टडी क्या होता है, भाई देखो, आप अगर आपको मैंने कोई काम दिया और आप कॉन्टिन्यूसली आप उस काम को करते जाओगे, बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, तो क्या आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको बीच में ब्रेक भी चाहिए होते हैं ताकि आपका एनर्जी लेवल वापस हाई पे आ जाए या पीक पे आ जाए, या फिर आपका जो बॉडी को रिलैक्स मिल जाए, आपको माइंड को रिलैक्स मिल जाए, फिर आप दोबारा उस काम को अच्छे से कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि कोई भी आप जब एक्टिविटी कर रहे हो तो बीच में आपको थोड़ा ब्रेक भी दिया जाए, क्योंकि वो ब्रेक मिलेगा, उससे आपकी एनर्जी आएगी दोबारा और आप फिर काम को अच्छे से कर पाओगे। तो फैटिग स्टडी में यही होता है कि एक पूरे काम को करने के लिए आपको कितने ड्यूरेशन पे कितना आपको ब्रेक देना जरूरी है, उसकी बात होती है। अब देखते हैं यहाँ लिखा क्या है। डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब कि आपको ड्यूरेशन देखनी है कि आपको कितना, एक तो कितना रेस्ट चाहिए, कितना टाइम का, और कितनी बार चाहिए, दोनों की बात करता है। टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क, मतलब किसी काम को कंप्लीट करने के लिए आपको बीच में ब्रेक की जरूरत पड़ने वाली है। आगे है रेस्ट रिफ्रेशिंग द वर्कर्स। रेस्ट से क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं वो रिफ्रेश फील करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। आगे है दे वर्क अगेन विद फुल कैपेसिटी। फिर अगर उनको रेस्ट मिल गया तो उनको एनर्जी आएगी और वो अपनी फुल कैपेसिटी में दोबारा काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन एफिशिएंसी लेवल ऑफ द वर्कर।
तो ऐसा करने से क्या होगा, जो वर्कर्स की एफिशिएंसी होगी वो मेंटेन रहेगी और वो अपनी एफिशिएंसी लेवल पे ही काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएटेड वेज सिस्टम या फिर डिफरेंशियल पीस रेट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी वर्कर्स हैं हम सबको समान यानी कि सेम अमाउंट ऑफ वेजेस नहीं देंगे, हर एक का अलग रेट होगा। अब ये जो अलग रेट है ये कैसे देते हैं, जितना उस वर्कर ने काम किया है इसके बेसिस पे निकाला जाता है। अगर एक वर्कर ने स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से काम किया है तो हम उसको हाई वेज रेट देते हैं, और अगर उसने उसी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से काम को नहीं किया है तो हम उसको लो वेज रेट देते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप जितना काम करोगे आपको उतने पैसे मिलेंगे, इसका ये मतलब हुआ। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको अच्छे वेजेस भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप अच्छे वेजेस चाहते हो तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। इससे क्या रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ भाई अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे ज्यादा अच्छे से काम करना है। तो ये वो बात हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड इन डूइंग द वर्क। इसका मतलब ये है कि जो वेजेस दिए जाते हैं वो कितना आपने काम कर लिया है उसके हिसाब से दिए जाते हैं, ना कि इस हिसाब से कि आपने उसको काम को करने में कितना टाइम लगा दिया। क्योंकि लोग क्या करेंगे, अगर टाइम के हिसाब से मिलने लगा तो पूरे दिन बैठे रहेंगे, काम करेंगे नहीं और फ्री के पैसे उनको देने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होगी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमें टेलर ने सजेस्ट किया कि आप सबको सेम रेट मत दीजिए। जो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करता है उनको हाई वेज रेट दीजिए और जो नहीं काम करता है उसको लो वेज रेट दीजिए। तो ये चीज प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आगे है इसमें कि इसमें 2 वेज रेट्स होते हैं, एक हाई होता है एक लो होता है। जो मैंने आपको बताया कि अगर हाई उसको मिलेगा जो वर्कर प्रोड्यूस करता है स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स विद इन द फिक्स्ड ड्यूरेशन। मतलब आपको एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम बता दिया कि इतने टाइम के अंदर आपकी इतनी यूनिट्स बन जानी चाहिए। अगर आप इतनी बना लेते हो तो आपको हाई रेट मिलेगा, अगर आप उतनी नहीं बना पाते हो तो आपको लो रेट मिलेगा। अब हमारा लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या किया जाता है, एम्प्लॉइज को और वर्कर्स को अपने मैनेजमेंट के साथ में कंबाइन कर दिया जाता है। सबको एक मेंटल चेंज किया जाता है कि सब लोग बराबर हैं, ऐसा उनमें फीलिंग लाई जाती है, ताकि सब लोग कंपटीशन के हिसाब से नहीं कॉपरेशन के हिसाब से काम कर सके, सब लोग साथ में मिलकर काम कर सके। अब यहाँ क्या लिखा है, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन। मतलब कि लोग कंपटीशन की जगह कॉर्पोरेशन में काम करें, एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं और साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट करें, चाहे वो मैनेजमेंट हो, वर्कर हो या कोई भी हो। अब हम देखते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को, जो कि है डिफरेंसेस। हमारे को इस चैप्टर में 2 डिफरेंसेस कवर अप करने हैं। पहला डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में। दूसरा डिफरेंस है हमारा हेनरी फ्यूल और FW टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। अब एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर काम देगा एक टाइम पे। मतलब एक एम्प्लॉय को या एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा सुपीरियर्स काम नहीं दे सकते एक टाइम पे। वो काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा हमारे को सुपीरियर काम दे सकता है, लेकिन सेम टाइम पे वो नहीं देगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटीज है जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, सेम टाइप की एक्टिविटीज है, उनको एक ही हेड में डाल दिया जाएगा, एक ही प्लान उनके लिए एक ही प्लान बनेगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया क्या। अब नेक्स्ट है हमारा एम। एम क्या होता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड का एम होता है कि डुअल सबऑर्डिनेशन ना रहे, मतलब 2 सुपीरियर एक ही एम्प्लॉय को काम नहीं देंगे। दूसरा हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। जब हमने सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक ही हेड बना दिया तो वही उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर डुअल एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, 2 बार काम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड की बात की जाए तो यहाँ पर एम्प्लॉय सफर करता है अगर उसको एक से ज्यादा एक्टिविटीज करनी पड़ती है, एक से ज्यादा लोगों का काम करना पड़ता है, तो ये इफेक्ट करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग किसको अफेक्ट करते हैं, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि यहाँ पे सारी एक्टिविटीज आती हैं और सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा डिफरेंस होगा यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है हेनरी फ्यूल और फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर में या FW टेलर में। आके देखते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या क्या है।
पहला है हमारा प्रोस्पेक्टिव। जो हेनरी फ्योल ने हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं मैनेजमेंट के, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से हैं। जबकि फेड्रिक ने हमको बताया है कि ये सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, क्योंकि हम प्रोडक्शन के बारे में इसमें ज्यादा बात करते हैं। और प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में। तो यहाँ पे फैक्ट्री एरिया भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड की बात आती है, क्योंकि हेनरी फ्योल ने ही बताया था यूनिटी ऑफ कमांड का, तो वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, बहुत अच्छे से फॉलो की जाती है। लेकिन टेलर के इसमें इसको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही सबऑर्डिनेट को बहुत सारे मल्टीपल सुपीरियर्स काम दे देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेबिलिटी। जो हेनरी फ्योल की प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह पे एप्लीकेबल है। जबकि जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में ही एप्लीकेबल है, जहां पर हमको जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन रिलेटेड चीजों की, वहीं पर एप्लीकेबल होते हैं। अगला है हमारा बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कि हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है वो कैसे बने हैं। वो बने हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, क्योंकि जहां जहां पर जो दिक्कत आई उसके बेसिस पे वहां पे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। और हमारे टेलर के क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ऐसे करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक एलिमेंट आ जाता है, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन दोनों चीजें इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारा फोकस। जो हेनरी फ्योल है उनका फोकस है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से अच्छा किया जा सके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन जो टेलर का है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब बात आती है हमारे पर्सनालिटी की। जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं, या तो वो प्रोफेशनल है, क्योंकि प्रोफेशनली हम लोग हर चीजों को हैंडल कर रहे हैं, टॉप लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा प्रैक्टिस से भी आए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद में ही हमको ये मिले हैं प्रिंसिपल्स। जबकि टेलर के जो है साइंटिफिक है, क्योंकि उन्होंने हर जगह पे साइंटिफिक थिंकिंग को रखा गया और उसके बाद अपने प्रिंसिपल्स को वो लेके आए। और लास्ट है हमारा एक्सप्रेशन। तो हेनरी फ्योल के जो है एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं, जनरल थ्योरी पे डील करते हैं, लेकिन जो टेलर के हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को डील करते हैं। आई होप मैं आपको इन डिफरेंसेस को समझाने में हेल्प कर पाई होंगी और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।